हेलो एवरीवन, दिस इज CS विक्रम सिनोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। कंपनी लॉ का हमारा एक नया चैप्टर आज स्टार्ट हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस क्लास के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द मेंबरशिप शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबर होता क्या है। मेंबर किसे कहा जाता है? मेंबर, कंपनी का मेंबर। अगर हम जनरल बात करें, कंपनी के मेंबर कौन होते हैं? कंपनी के मेंबर होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। कंपनी के मेंबर कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर, जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एंटर होता है, वो कंपनी के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। आज का जो ये मेंबर का सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर, ये है 2 क्लोज 55। कंपनीज एक्ट के अंदर 2 क्लोज 55 जो है मेंबर का सेक्शन दिया गया है। मेंबर किस तरह से कंपनी का बना जा सकता है, वो हम इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है। ठीक है ना। अब कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर करने के कुछ तरीके होते हैं अलग अलग। कितने तरीकों से कंपनी एक पर्सन है कंपनी का मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप बनने की अलग अलग स्टेजेस होती है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम पे, ठीक है ना, कंपनी का जो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। या फिर दूसरा, बाय सब्सक्राइबिंग, बाय एक्वायरिंग बेनिफिशियल, बाय एक्वायरिंग बेनिफिशियल ओनरशिप। बाय एक्वायरिंग बेनिफिशियल ओनरशिप। तीसरा तरीका होता है बाय अदर वे, अदर वे। अब हम पहले बात करते हैं कि भाई एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक मेंबर कंपनी का कैसे बनता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक पर्सन कंपनी का मेंबर, हाउ अ पर्सन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन सच अ केस, इन सच अ केस इफ अ पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन एग्री होता है, कोई भी पर्सन एग्री होता है टू सब्सक्राइब, टू सब्सक्राइब द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी। कोई पर्सन जो सब्सक्राइब करता है, सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? साइन करना। जो मेमोरेंडम के अंदर क्या करता है? साइन करता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो जो पर्सन मेमोरेंडम के अंदर क्या करता है? साइन करता है, वो क्या बन जाता है? shall be deemed to be have agreed to become the member of the company. Shall be deemed to be have, shall be deemed to be have to become the member of the company. कंपनी, और जब कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मान लो 2 पर्सन थे, ए और बी, दोनों मिलके कोई कंपनी बना रहे हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कंपनी बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया? एप्लीकेशन लगाते टाइम मेमोरेंडम के अंदर दोनों ने क्या किया? सब्सक्राइबर शीट में साइन किए, सब्सक्राइबर शीट में साइन किए। जब कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट हो गई, जब कंपनी बन गई, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो जो ये ए और बी हैं जिन्होंने मेमोरेंडम के अंदर साइन किया था, सब्सक्राइब किया था, तो इनका नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में, जब कंपनी बन जाती है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में इनका नाम जब रिकॉर्ड हो जाता है तो ये सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं? कंपनी के मेंबर। तो ये सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं?
कंपनी के मेंबर। पहला तो केस ये हो गया। दूसरा, इनका नाम क्या हो जाता है, जब कंपनी ऑन द रजिस्ट्रेशन कंपनी एंटर द नेम इन इस रजिस्टर ऑफ मेंबर, देन दे सब्सक्राइबर, दैट सब्सक्राइबर बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ये सब्सक्राइबर क्या हो जाते हैं, कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, एनी पर्सन हु एग्री इन राइटिंग, कोई भी पर्सन जो रिटर्न में एग्री होता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेंबर बनने के लिए, एंड हुज नेम एंटर्ड इन द and whose name entered in the रजिस्टर ऑफ मेंबर, और जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर क्या होता है, एंटर होता है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एंटर होता है। तीसरा केस, पहला केस हो गया सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, दूसरा केस हो गया कोई भी पर्सन जो एग्री होता है इन रिटर्न टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, और जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिटर्न हो जाता है। तीसरा नाम, एवरी पर्सन होल्डिंग, मतलब शेयर होल्डर, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर ऑफ द कंपनी, जो भी पर्सन मतलब शेयर होल्डर, कोई भी पर्सन कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा है, एंड whose name is entered as a beneficial owner, in the record of depository, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में जिसका नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर एंटर होता है, उसको भी बोला जाता है शैल बी डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, shall be deemed to be the member of the company। तो भाई ये तरीके होते हैं। मेंबर क्या होता है, मेंबर ऑफ द कंपनी क्या होता है, नंबर 1 द पर्सन हु सब्सक्राइब द मेमोरेंडम एंड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जिसका नाम कहाँ एंटर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। दूसरा, who agree in writing to become the member of the company and whose name enter in the register of the member, and third, who hold the person holding the share of the company। तो वो ठीक है ना। अब आते हैं मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, किन किन तरीकों से एक कंपनी मेंबरशिप एक्वायर करता है। पहला, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ द कंपनी, किस तरह से एक पर्सन जो है कंपनी का मेंबर बन सकता है। पहला, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर का मतलब होता है, सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम को जो पर्सन साइन करता है उसको सब्सक्राइबर कहते हैं। समझ आ गई। अगर कोई भी पर्सन मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस टाइम पे मेमोरेंडम बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट किया जाता है, उसके लास्ट पेज पे होती है सब्सक्राइबर शीट। जो पर्सन उस सब्सक्राइबर शीट को साइन करता है, सब्सक्राइब करता है, जिसका नाम सब्सक्राइबर शीट के अंदर डला होता है, तो उसको बोला जाता है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। और जब कंपनी बन जाती है तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम द फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बनता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी बनता है। दूसरा एंटरिंग एन एग्रीमेंट, जो क्या होता है, एग्री होता है बाय एग्रीमेंट। जो पर्सन बाय एग्रीमेंट मेंबर बनता है, बाय एग्रीमेंट किस तरह से कि वो एग्री होता है मेंबर बनने के, ठीक है ना, वो एग्री होता है मेंबर बनने के। और इसमें क्या क्या हो सकता है,
इसमें इसको क्या हो सकता है, बाय अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, एस्टॉपल ऑफ शेयर्स। इसमें अलग अलग तरीके होते हैं मेंबर बनने के। पहला, जब वो एप्लीकेशन लगाता है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय मेकिंग, अलॉटमेंट के केस में क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर के केस में कि कोई भी पर्सन क्या करता है, जब एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय मेकिंग एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। दूसरा, ट्रांसफर, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, जब एक शेयर होल्डर दूसरे पर्सन को, एक ट्रांसफरी को शेयर ट्रांसफर करता है तो तब वो मेंबर बनता है। तीसरा, ट्रांसमिशन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, भाई जब कोई मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। और थर्ड, स्टॉपल मतलब शो करना, किसी को बताना, स्टॉपल। तो ये तरीके होते हैं मेंबर बनने के। तीसरा तरीका होता है बाय होल्डिंग शेयर्स, होल्ड बेनिफिशियल ओनर इन द डिपॉजिटरी, बेनिफिशियल ओनर इन द डिपॉजिटरी में जो बेनिफिशियल ओनर होता है वो भी क्या होता है, मेंबर होता है। या फिर चौथा, एंटरिंग द नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, एंटरिंग द नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे किन किन तरीकों से मेंबर बना जाता है, तो पहला तरीका क्या है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। दूसरा तरीका क्या है, बाय एग्रीमेंट। तीसरा तरीका क्या है, होल्डिंग द बेनिफिशियल ओनरशिप। फोर्थ तरीका क्या है, बाय एंटरिंग द नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब हमारे आगे एक क्वेश्चन आता है, मेंबर्स के अंदर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। मेंबर्स के अंदर और शेयर होल्डर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। मेंबर में और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेंबर की डेफिनेशन की, तो मेंबर की डेफिनेशन जो दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 55 के अंदर दे रखी है, लेकिन शेयर होल्डर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है। पहला क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन का। डेफिनेशन, मेंबर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर दे रखी है, सेक्शन 2 क्लोज 55, लेकिन शेयर होल्डर की डेफिनेशन कहीं भी नहीं दे रखी। शेयर होल्डर बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी वंस इट his name is entered into the company's register of member or if he is a subscriber to the incorporation of the company। मतलब क्या है कि शेयर होल्डर जो है मेंबर कब बनता है, जब उसका नाम किस में एंटर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। एक शेयर होल्डर मेंबर कब बनता है, जब उसका नाम क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एंटर होता है, तब वो क्या बनता है, मेंबर बनता है। द पर्सन हु हैज, और शेयर होल्डर, द पर्सन हु हैज ओनरशिप ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इज नोन एज, मतलब ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे लिखो अ पर्सन हु होल्ड्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी कॉल्ड द शेयर होल्डर, शेयर ऑफ द कंपनी कॉल्ड द शेयर होल्डर। बट अगर मैं बात करूं कंपनी, ये किस केस में होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर होल्डर किस केस में होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में शेयर होल्डर होते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में शेयर कैपिटल नहीं होती, तो वहां पे मेंबर जो होते हैं वो शेयर होल्डर नहीं होते, ठीक है ना। पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद द कंपनी बिकम मेंबर, जो पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है, जो पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है और जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो साथ के साथ क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम अ पर्सन में बिकम शेयर होल्डर ओनली व्हेन द शेयर आर अलॉटेड टू हिम। बट मान लो किसी पर्सन ने मेमोरेंडम को साइन किया, किसी पर्सन ने मेमोरेंडम को साइन किया,
तो वो कैसे बनेगा, वो किस तरह से मेंबर बनेगा कंपनी, किस तरह से शेयर होल्डर बनेगा, उसको तभी कहा जाएगा कि वो शेयर होल्डर है कंपनी का, अगर कंपनी ने उसको क्या अलॉट किए हैं, शेयर अलॉट किए हैं। क्या अलॉट किए हैं, शेयर अलॉट किए हैं। द बियरर ऑफ शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर, जो बियरर होता है शेयर वारंट का वो मेंबर नहीं है। वेयर एज द होल्डर ऑफ शेयर वारंट इज शेयर होल्डर, लेकिन जो होल्डर होता है शेयर वारंट का उसे होल्डर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु मे बिकम द मेंबर, कौन मेंबर बन सकता है, क्या एक कंपनी मेंबर बन सकती है? यस, कंपनी कैन बिकम द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मेंबर बन सकती है? नहीं, सब्सिडरी कंपनी, नोट कर लो यहां पे, सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की, वैसे तो दूसरी कंपनी की तो मेंबर बन सकती है, लेकिन अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, वो होल्डिंग कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती। पॉइंट नंबर 3, क्या एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है? पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती। क्या एक लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर बन सकती है? यस, वो बन सकती है। सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है? हाँ, बन सकती है। फॉरनर्स मेंबर बन सकते हैं? बन सकते हैं। माइनर मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। सोसाइटी मेंबर बन सकती है? बन सकते हैं। अब आगे डिटेल में इनके द्वारा बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे। पहला हमारे पास आता है कि क्या कंपनी मेंबर बन सकती है किसी दूसरी कंपनी की। पहला हमारे पास आता है कि क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था यस। रीजन क्या है? क्योंकि कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है? लीगल पर्सन है। कंपनी की अपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी कॉम्पिटेंट होती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अ कंपनी कैन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। समझ आ गई? तो यहाँ पे बात आती है, क्या कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? यस, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, सो इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, therefore it can become the member of any other company. However, it must be authorized by the memorandum to invest in the share of that company. Also, company cannot become of member itself. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अपनी खुद की कंपनी अपने खुद की मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन दूसरी कंपनी के अंदर क्या बन सकती है? मेंबर बन सकती है, क्योंकि कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, क्या एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है कंपनी की? क्या एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी की मेंबर बन सकती है? पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं कर सकती? अ पार्टनरशिप फर्म नॉट अ लीगल पर्सन एंड सच इट कैन नॉट इन इट्स हाउ नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। वो अपने क्या नहीं कर सकती? बिग मेंबर नहीं बन सकती कंपनी का, एक्सेप्ट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 का। एक फर्म जो है, एक पार्टनरशिप फर्म एक एक्सेप्शन है, सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ के। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है? कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस। सिर्फ इस कंपनी को छोड़ दिया जाए तो क्या है? कंपनी पार्टनर नहीं बन सकती किसी दूसरी कंपनी में। सिर्फ एक सेक्शन 8 कंपनी के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म क्या हो सकती है? पार्टनर बन सकती है। समझ आ गए? सेक्शन 8 कंपनी हैज अ मेंबर ऑफ कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो है, जिसको लाइसेंस दिया गया है सेक्शन 8 के अंदर कंपनी को, नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, वो क्या कर सकती है? किसी दूसरी कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है, अगर उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको ऑथोराइज करता है टू इन्वेस्ट इनटू द शेयर ऑफ द कंपनी। अगर
एमओए ने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने सेक्शन 8 कंपनी को क्या किया है, ऑथोराइज किया है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। एंड इन सच अ केस सेक्शन 8 कंपनी भी क्या कर सकती है, मेंबर बन सकती है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी भी क्या है, एक लीगल पर्सन है। सेक्शन 8 कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होकर यहाँ पर चलती है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेनर हैज अ मेंबर, फॉरेनर्स हैज अ मेंबर, क्या फॉरेनर्स किसी कंपनी के अंदर मेंबर बन सकते हैं? हाँ, फॉरेनर जो है किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर्स को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं एंड बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। बट उनको क्या करना पड़ता है, उनको फैमा के प्रोविजन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। बट इन द इवेंट ऑफ वॉर with his country he become an allied enemy and his power of voting and right to receive notice are suspended। ये कहना चाह रहा है कि फॉरेनर्स जो होते हैं, फॉरेनर्स इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। फॉरेनर्स इंडियन कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं, मेंबर वो बन सकते हैं, बट उसके लिए उनको कौन से प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, उनको फैमा के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। उनको कौन से प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, फैमा के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ वॉर, अगर कोई मान लो किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कोई युद्ध चल रहा है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एनिमी कंट्री है, तो पाकिस्तान के अगर किसी पर्सन ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसके वोटिंग राइट को और उसके राइट टू रिसीव नोटिस को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं। माइनर हैज अ मेंबर, क्या माइनर मेंबर बन सकता है? भाई माइनर जो है, माइनर इज फुली टोटली इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर में नहीं कर सकता। माइनर जो है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टोटली क्या है, इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट मतलब अयोग्य, अयोग्य, अयोग्य है, वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। सच एज कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, और वो क्या नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता कंपनी का। कॉन्सिक्वेंटली एन एग्रीमेंट बाय अ मेंबर शैल टेक शेयर इज वॉइड एब इनिशियो, और साथ ही साथ अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है शेयर लेने के लिए, तो वो क्या है, वॉइड माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। इट हैज बीन हेल्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड ने बोला, क्या बोला, दैट एन एग्रीमेंट इन रिटन writing for a minor to become a member may be signed on behalf of minor by his lawful guardian, and the registration of transfer of share in the name of minor through acting through his or her guardian, especially where the share are fully paid up, cannot be refused on the ground of transferring being minor। मान लो ये कहना चाह रहा है, वैसे तो क्या है, वैसे अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन की बात करूं, अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल प्रोविजन, कैन अ माइनर बिकम मेंबर, क्या एक माइनर मेंबर बन सकता है, आप कहोगे नो, माइनर मेंबर नहीं बन सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइनर जो है वो क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है टू बिकम मेंबर, टू बिकम मेंबर। बट यहाँ पे कुछ क्या है, एक्सेप्शन। यहाँ पे कुछ क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है राइटिंग में, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है राइटिंग में कि भाई एक माइनर जो है, किसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, वो एक माइनर जो है वो क्या बनेगा, कंपनी का मेंबर बन सकता है। बट वो एग्रीमेंट किसने साइन किया है, माइनर के किसी लॉफुल गार्जियन ने साइन किया है। वो एग्रीमेंट किसने साइन किया है, माइनर के किसी लॉफुल गार्जियन ने उस एग्रीमेंट को साइन किया है। और क्या है, एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इन द नेम ऑफ माइनर, और जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, गार्जियन के थ्रू हो रहा है। समझ आ गई। तो उस केस में, और अगर शेयर फुली पेड अप है, तो वहां पर
आप क्या कर सकते हो, अगर कोई शेयर माइनर को ट्रांसफर हो रहे हैं फुली पेड अप शेयर, तो उनका रजिस्ट्रेशन क्या है, पॉसिबल है। उनका रजिस्ट्रेशन क्या है, पॉसिबल है। मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने शेयर ट्रांसफर करने हैं मिस्टर बी को, बट मिस्टर बी कौन है, माइनर है। माइनर अब कैसे शेयर ट्रांसफर करेगा, अगर इसके बिहाफ पे इसका कोई गार्जियन क्या कर रहा है, शेयर ट्रांसफर डीड पे साइन कर रहा है। शेयर्स जो हैं फुली पेड अप है, फुली पेड अप। तो फिर उस केस में क्या होगा, अगर मिस्टर बी के बिहाफ पे, माइनर के बिहाफ पे उसका गार्जियन रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो वो शेयर्स जो हैं ट्रांसफर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, जब माइनर मेजर हो जाएगा, इफ ही डज नॉट वांट टू बिकम मेंबर, मस्ट रिप्यूडिकेट हिज लायबिलिटी ऑन द शेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी, एंड इफ ही डज सो द कंपनी कैन नॉट प्लीज स्टॉप ऑन द ground of his having received dividend during the minority of that he had fraudulently misrepresented his age in this application for the share। और मान लो जब वो 18 साल का हो जाएगा, वो क्या कर सकता है, अगर वो मेंबर बनना नहीं चाहता तो वो क्या कर सकता है, वो रिप्यूडिकेट कर सकता है। वो रिप्यूडिकेट मतलब चैलेंज करना, अपनी लाइबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। वो रिप्यूडिकेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है अपनी लाइबिलिटी ऑन दी शेयर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी। समझ आ गई। If shares are so transferred to minor, the transferor will remain liable for all future call on such share। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी शेयर्स अगर ट्रांसफर किए गए हैं माइनर को, उस केस में ट्रांसफरर जिसने माइनर को ट्रांसफर किया है वो क्या होगा, लाइबल होगा सारी की सारी फ्यूचर कॉल के लिए। समझ आ गई, वो सारी की सारी फ्यूचर कॉल के लिए लाइबल होगा on such shares so long as they are held by the minor, even if transferor was ignorant of his minority। If the company knows of his minority, it may refuse to register the transfer unless the transfer was made through the guardian। तो इसमें मोटा मोटी क्या है, अगर नॉर्मल प्रोविजन की बात करें, नॉर्मल प्रोविजन कहता है मेंबर, एक माइनर जो है वो मेंबर नहीं बन सकता, बट इसकी क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई पर्सन किसी माइनर को फुली पेड अप शेयर ट्रांसफर कर रहा है और जो शेयर ट्रांसफर डीड है माइनर के बिहाफ पे उसका कोई गार्जियन जो है वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, रजिस्टर्ड कर रहा है, तो इस केस में जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड नहीं होगा, वो ट्रांसफर हो सकता है। बट जब एक बार माइनर मेजर हो जाएगा तो वो अपने जो ये लाइबिलिटी थी मेंबर की एज अ मेंबर वाली, इसको क्या कर सकता है, रिप्यूडिकेट कर सकता है, और इसमें किसी भी तरह से लाइबल वो नहीं होगा, इसमें किसी भी तरह से वो लाइबल नहीं होगा। और क्या हुआ दूसरा, अगर किसी ट्रांसफरर ने माइनर को शेयर ट्रांसफर किए हैं, माइनर को अगर शेयर ट्रांसफर हुए हैं, तो माइनर क्या होगा, जो ट्रांसफरर है वो प्रॉपरली क्या होगा, लाइबल हो गया चलेगा। आगे बढ़े, और आगे बात आता है इंसॉल्वेंट एज अ मेंबर। क्या इंसॉल्वेंट मेंबर बन सकता है? Insolvent may be a member of a company as long as he is on the registration, as long as on the register of member। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक इंसॉल्वेंट पर्सन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एंटर है, वो क्या बन सकता है, मेंबर हो सकता है। ठीक है ना, वो वोट कर सकता है, बट ही लॉस ऑल द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स। बट उसका जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है शेयर के अंदर वो क्या है, लॉस हो गया है। एंड कंपनी विल पे द डिविडेंड ऑन हिज शेयर टू द ऑफिशियल असाइनी एंड रिसीवर। मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका सारे का सारा जो शेयर्स हैं या फिर जो उसके क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो ऑफिशियल रिसीवर को या ऑफिशियल अजाइनी को क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ आ गए, उसके जो शेयर्स हैं, उसके जो चीज़ें हैं वो किसको ट्रांसफर हो जाती है, ऑफिशियल अजाइनी को ट्रांसफर हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में मतलब वो मेंबर तो होता है
क्योंकि उसका नाम जब तक कहाँ रहेगा, हैज लॉन्ग ही इज ऑन रजिस्टर ऑफ मेंबर, जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर है तब तक वो क्या रहेगा, मेंबर रहेगा। लेकिन उसको क्या नहीं मिल सकता है, डिविडेंड नहीं मिल सकता। बट ही लॉस हिज राइट बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर, उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। वो डिविडेंड किसको मिलेगा, ऑफिशियल असाइनी को मिलेगा। क्लियर है। एचयूएफ एज अ मेंबर, आगे बढ़ते हैं। एचयूएफ, क्या एचयूएफ जो है वो मेंबर बन सकती है? एचयूएफ जो है एक लीगल पर्सन नहीं है। जुरिस्टिक का मतलब होता है लीगल पर्सन, एचयूएफ कोई भी लीगल पर्सन नहीं है। बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एचयूएफ को एक सेपरेट माना जाता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अदरवाइज एचयूएफ जो है वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो एचयूएफ जो है अपने शेयर्स, एचयूएफ जो है वो क्या नहीं बन सकती, मेंबर नहीं बन सकती। एचयूएफ क्या नहीं बन सकती, मेंबर नहीं बन सकती। समझ आ गई। एचयूएफ की एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो एचयूएफ जो है सिर्फ पेमेंट, टैक्स की पेमेंट करने के पर्पज से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो एचयूएफ जो है किसी कंपनी के अंदर मेंबर नहीं बन सकती। तो ये सारी चीजें हैं कि कौन कौन मेंबर बन सकता है, कौन कौन मेंबर नहीं बन सकता। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, भाई हर एक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर की जरूरत होती है एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए। एक पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 5 मेंबर की जरूरत होती है। एक 1 पर्सन कंपनी के अंदर कम से कम 1 मेंबर, मतलब एक 1 पर्सन में तो वैसे ही 1 मेंबर होता है, ठीक है ना। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं कंपनी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप। अब आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेंबरशिप। रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप, बात करते हैं। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की है, स्पेशली प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहा है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जो दे रखी है वो सेक्शन 2 क्लोज 68 के अंदर दे रखी है। सेक्शन 2 क्लोज 68 के अंदर दे रखी है। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर तो होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वो 200 होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है मेंबरशिप की, कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। समझ आ गए। 200 मेंबर होने चाहिए। पढ़ते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लोज 68 सब क्लोज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the maximum number of member of a private company except in case of 1 person company is limited to 200। कितना होता है, 200 होता है। तो इस 200 के अंदर कौन कौन नहीं आएगा, 200 की लिमिट में कौन कौन नहीं आएगा, 200 की लिमिट में एक्सक्लूड कौन होगा। जब एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की गिनती की जाएगी तो 200 नंबर ऑफ मेंबर गिनते टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन कौन एक्सक्लूड होगा। The present and the past employee of the company who continue to be the present and past member of the company, past employee of the company। member मतलब क्या, यहाँ पे present and past employee of the company
who continue to become member of the company, who continue to become member of the company, जो कंपनी का क्या है, मेंबर ऑफ द कंपनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक कंपनी का मेंबरशिप किस तरह से सीज हो सकती है। एक कंपनी, सिसेशन का मतलब क्या होता है भाई, किस तरह से एक कंपनी की मेंबरशिप, एक पर्सन की मेंबरशिप जो है खत्म हो सकती है। सीज मतलब खत्म होना, सीज क्या होता है, खत्म होना। भाई सिसेशन ऑफ मेंबरशिप, एक शेयर होल्डर मतलब जो एक पर्सन जो है, किस तरह से वो कंपनी की मेंबरशिप जो है उसकी सिसेशन ऑफ मेंबरशिप, सिसेशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप बात करते हैं। पहला आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर कोई पर्सन अपने शेयर को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दे, अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दे और शेयर होल्डर का नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में से रिमूव कर दिया गया, मान लो मिस्टर ए था, मिस्टर ए उसने अपने शेयर्स को मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। पहले कंपनी का शेयर होल्डर कौन था, मिस्टर ए था, और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर था। लेकिन अब उसने अपने शेयर मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। अब उसका इसका नाम रजिस्टर में से कट गया और इसका नाम यहाँ पे एंटर हो गया। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो अब शेयर कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा। तो बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर। दूसरा फोरफीचर, मान लो फोरफीचर क्या होता है, जब्त करना शेयर, जब्त करना। मान लो भाई एक शेयर होल्डर को पैसा पे करना था अपने शेयर के ऊपर। मान लो मिस्टर ए ने कंपनी का शेयर ले रखा था जिसकी वैल्यू थी 1000 रुपये की, बट उसने पे कर रखा था 600 रुपये, 400 उसने पे नहीं कर रखा था, अनपेड। कंपनी ने बार बार उससे पैसे मांगे लेकिन उसने पे नहीं किया, तो कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो जैसे ही उसके शेयर फॉरफिट होंगे वो क्या हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा, हैज अ मेंबरशिप उसकी सीज हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, सेल। भाई मान लो मिस्टर ए कंपनी का शेयर होल्डर, उसने क्या कर रखा था, अपने शेयर्स को गिरवी रख के, लीन शेयर को गिरवी रख के कंपनी से कोई लोन ले रखा था। मान लो उसने लोन पे नहीं किया तो कंपनी ने इसके शेयर पर लीन एनफोर्स कर ली, उसके शेयर को बेच दिया, तो तब भी वो क्या हो जाएगा, एज अ मेंबरशिप वो सीज हो जाएगा। किसी मेंबर की डेथ हो गई तो मेंबर के डेथ होने पे भी क्या होता है, उसके शेयर्स जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन जो डेथ होने पे एक मेंबर की मेंबरशिप सीज हो जाती है। मान लो एक मेंबर जो है कंपनी का इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी वो क्या हो जाता है, सीज हो जाती है उसकी मेंबरशिप। रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब कंपनी ने, रिडम्पशन जो होता है प्रेफरेंस शेयर के केस में होता है। रिडम्पशन जो होता है प्रेफरेंस शेयर के केस में होता है, प्रेफरेंस शेयर के केस में। मान लो शेयर जो थे 15 साल के लिए इशू किए गए थे, उसके बाद कंपनी क्या कर लेगी, उन शेयर को वापस क्या कर लेगी, रिडीम कर लेगी। 15 साल एक्सपायर हो गए, कंपनी ने वो शेयर रिडीम कर लिए, तो जैसे ही रिडीम होंगे तो जो मेंबर थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो थे, वो क्या नहीं रहेंगे, अब मेंबर नहीं रहेंगे। कैंसलेशन, कंपनी ने क्या कर दिया, मेंबरशिप किसी पर्सन की कैंसिल कर दी, क्योंकि वो मेंबर बना हुआ था कंपनी का फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके, उसने कोई फ्रॉड किया था, मिसरिप्रेजेंटेशन किया था, जिसकी वजह से कंपनी ने उसकी शेयर जो मेंबरशिप थी वो कैंसिल कर दी। आगे बढ़ते हैं, परचेज बाय अनदर मेंबर बाय कंपनी इटसेल्फ। ये कहना चाह रहा है परचेज बाय अनदर मेंबर बाय कंपनी इटसेल्फ। भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी मेंबर के शेयर्स बायबैक की बात कर रहा है ये, बायबैक। कंपनी के शेयर्स उसने खुद परचेज कर लिए, या किसी दूसरे मेंबर ने, कंपनी के दूसरे मेंबर ने, या उसने खुद क्या कर लिए, परचेज कर लिए। बायबैक की सिचुएशन आ गई या कुछ भी आ गया। वाइंडिंग अप, जब कंपनी क्या हो रही है,
बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तब भी क्या होता है, कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी मेंबरशिप सीज हो जाती है, उनकी मेंबरशिप क्या हो जाती है, सीज हो जाती है। अब आता है एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। एक्सपल्शन का मतलब होता है किसी मेंबर को उसकी मेंबरशिप से निकाल देना, एक्सपल कर देना, उसकी मेंबरशिप उससे छीन लेना। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, जिसका नाम अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, उसने क्लैरिफाई किया था दैट आर्टिकल 4 एक्सपल्शन ऑफ मेंबर इज अपोज टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंपनी जूरिस्प्रूडेंस। कंपनी जूरिस्प्रूडेंस में मतलब कंपनी लॉ, कंपनी लॉ। क्या एक मेंबर को, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या एक मेंबर को एक्सपल्स किया जा सकता है, क्या एक मेंबर को उसकी मेंबरशिप से निकाला जा सकता है, मेंबरशिप से निकालना। कब मेंबर जो होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है ना। तो क्या एक मेंबर को, एक पर्सन को उसकी मेंबरशिप से निकाला जा सकता है भाई, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ भी ऐसा है जो एक्सपल्शन ऑफ मेंबर की बात कर रहा है, तो वो किसकी अंगेंस्ट है, वो अंगेंस्ट है किसके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंपनी, और इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी। The reason being that such a provision against the provision of Companies Act relating to the right of member in the company। तो ये क्या है, ये कंपनीज एक्ट के अंगेंस्ट है और ये राइट ऑफ कंपनी के अंगेंस्ट है। द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 111 ऑफ द एक्ट एंड द पावर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 107, 395 और 397 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ये इन सब के क्या है, अंगेंस्ट है। मान लो कि कंपनी के इसमें लिखा हुआ था कि क्या किसी भी हम आर्टिकल के अंदर एक्सपल्शन ऑफ मेंबर के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन डाल सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एक कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, क्या एक कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक्सपल्शन ऑफ मेंबर के लिए कोई प्रोविजन डाल सकती है क्या, कोई प्रोविजन डाल सकती है? इसका आंसर आएगा नो, नहीं डाल सकती। अगर कंपनी डालती है तो वो किसके अंगेंस्ट होगा, वो अंगेंस्ट होगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ, जो अल्ट्रा वायरस होगा, जो किसके अंगेंस्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ। और अगर आर्टिकल में और अगर कंपनी लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो कंपनी लॉ प्रिवेल करता है। अगर कुछ भी ऐसा आर्टिकल में डाल दिया तो वो अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी होगा, अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी लॉ होगा, और जो किसके अंगेंस्ट होगा, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, जो अंगेंस्ट होगा राइट्स ऑफ मेंबर्स, जो अंगेंस्ट होगा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अंगेंस्ट होगा पावर ऑफ कोर्ट। तो ऐसा प्रोविजन नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओवरराइड द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन 6 कहता है कि कंपनी एक्ट का, कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट हैव द ओवरराइड इफेक्ट। भाई कंपनीज एक्ट बड़ा है, सुप्रीम है, और कोई भी चीज जो कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है वो क्या है, वॉइड है, वो क्या है, वॉइड है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर ने क्लैरिफाई किया दैट एनी एजम्पशन ऑफ द कंपनी, ये लिख रहा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर नाउ में MCA क्लैरिफाई दैट एनी एजम्पशन ऑफ द पावर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू एक्सपेल अ मेंबर बाय अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी वॉइड और नल। एक्सपल्शन ऑफ मेंबर से रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपने आर्टिकल के अंदर डाला तो वो क्या होगा, इलीगल होगा और वॉइड होगा, हम नहीं कर सकते।
एक कंपनी एक्सपल्शन ऑफ मेंबर के रिगार्डिंग एक मेंबर को उसकी मेंबरशिप से निकाल नहीं सकती जब तक कि कुछ ऐसा जेन्युइन ना हो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सब क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर की। रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है इसके लिए सेक्शन लिख नोट करो। सेक्शन है 88, सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए जो सेक्शन है वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 88 है। रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन 88, सेक्शन 88 बात करते हैं। ये लिख रहा है एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर इन सच फॉर्म इन सच मैनर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। अब कौन कौन से रजिस्टर कंपनी मेंटेन करेगी, बात कर लेते हैं। कंपनी कौन कौन से रजिस्टर बनाएगी? पहला रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर जिसमें वो बताएगी हर एक क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, हर एक क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर। समझ रही कि मेंबर ने इंडिया, जो इंडिया में रह रहा है या आउटसाइड इंडिया है, उन सब के यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करेगी। दूसरा रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी दूसरा रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, और तीसरा रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। कंपनी एज पर सेक्शन 88 ये रजिस्टर क्या करेगी? मेंटेन करेगी। समझ आ गई? हर एक रजिस्टर मेंटेन करेगी। आगे बढ़ते हैं। हर एक रजिस्टर जो मेंटेन हो रहे हैं सेक्शन 88 के अंदर, कंपनी क्या करेगी? उसमें उनका इंडेक्स भी बनाएगी, प्रॉपरली इंडेक्स बनेगा। मतलब रजिस्टर के सामने जैसे बुक का इंडेक्स होता है, ऐसे ही हर एक मेंबर का क्या बनेगा? इंडेक्स बनेगा। क्लियर है? रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन बाय डिपॉजिटरी अंडर सेक्शन 11 of the depository act shall be deemed to be the corresponding register and index of for the purpose of the act। मान लो कंपनी के जो शेयर है, कंपनी की जो शेयर है वो किस में है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जो रिकॉर्ड, जो इंडेक्स कौन मेंटेन कर रहा है? डिपॉजिटरी। तो उसको सेम माना जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर की तरह जो है नॉर्मल। समझ आ गई? कंपनी if authorized by the article keep in any country outside India, मतलब ये क्या सकता है कि भाई a company if authorized by the article keep in any country outside India in such manner has made prescribed part of register to in subsection 1 of section 88 of the act called foreign register containing the name and particular of member, debenture holder, other security holder, beneficial owner residing outside India। मान लो कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर हैं जो अमेरिका से हैं, तो अमेरिका के अंदर, अमेरिका में ही अगर आर्टिकल, कंपनी का आर्टिकल ऑथोराइज कर रहा है, तो कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर का एक पार्ट कहाँ मेंटेन करेगी? अमेरिका में मेंटेन करेगी, प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 88। और उस फॉरेन रजिस्टर का उसको बोला जाएगा फॉरेन रजिस्टर, जो कि नॉर्मली किस तरह होगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर की तरह ही होगा। उसके अंदर प्रॉपरली डिटेल्स मेंशन की जाएगी मेंबर की, डिबेंचर होल्डर की, अदर सिक्योरिटी होल्डर की। क्लियर है? अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के क्या क्या कंटेंट होते हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर क्या क्या आएगा? कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, द रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्सन। नंबर 1, नेम ऑफ द मेंबर, मेंबर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है कंपनी का, पैन नंबर क्या है, कंपनी का सिन नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका मेंबर का, स्टेटस क्या है, नेशनलिटी क्या है। समझ आ गई? अगर माइनर क्या है, अगर कोई मेंबर माइनर है तो उसके गार्जियन की डिटेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ, पूरा नॉमिनी का एड्रेस, समझ, किस दिन वो मेंबर बना, किस दिन उसकी मेंबरशिप सीज हुई, कोई गारंटी अगर उसने दी है, कोई दूसरी तरह का कोई अगर उसका इंटरेस्ट है, वो सारा इसमें क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। वो सारे का सारा इसमें क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक है आज हमारा, आज हम यहीं तक करते हैं आज की क्लास में।
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 क्लास हमारी और लगेंगी इस चैप्टर के अंदर। 2 क्लास के बाद हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही है कंपनी लॉ का। इसको